दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अनमोल आनंद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अनमोल संवाद। दोस्तों इस समय निकाय चुनाव की जो है तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है और जो है इसकी तिथि घोषित हो गई है। तो चुनावी सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं और चुनाव को लेके जो भी प्रत्याशी मैदान में हैं वो अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं और मेरे यहाँ जो है 11 मई को चुनाव होने वाला है, निकाय चुनाव। तो इस संबंधित में बेलथरा रोड आदर्श नगर पंचायत के युवा प्रत्याशी थे। ये इनका नाम है प्रवीण कुमार गुप्त। तो चूंकि अब महिला सीट हो गई है तो इस पे मैं बात तैयारी इनकी चल रही थी बहुत पहले से, तो मैं इस पे कुछ इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि आइए देखिए अब महिला सीट होने के बाद इनका क्या जो है कहना है और अब ये क्या करेंगे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी। आपने सही फरमाया कि अब चूंकि हमारी जो नगर पंचायत अध्यक्ष पद का की सीट है वो महिला आरक्षित हो गई है। जी। उस क्रम में मेरी आगे की रणनीति यही होगी। अब वर्षों से मैंने ही अपने नाम पे मेहनत किया था अब तक कि मैं स्वयं चुनाव में आऊँगा, क्योंकि अब विधाता को ये मंजूर नहीं है और उन्होंने महिला आरक्षित सीट कर दिया है यहाँ पर। तो उस क्रम में मैं अपनी धर्मपत्नी, जिनका नाम भावना नारायण है, जी। उन्हें चुनाव में प्रत्याशी घोषित करूँगा और उन्हीं के नाम से मैं नामांकन भरूँगा अपना। और एक अच्छी महिला हैं वो, और शिक्षित भी हैं और हँसमुख हैं। जी। तो मेरे हिसाब से वो परफ़ेक्ट रहेंगी। अभी ऊर्जावान है वो। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, माताजी का भी था और धर्मपत्नी जी का भी था। मुझे लगा कि माताजी थोड़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं, चलने में दिक्कत होगी। इसी क्रम में मैंने सोचा कि नहीं, धर्मपत्नी जी को हमें जी। प्रत्याशी घोषित करना चाहिए। जी, एक बात और इस समय चर्चा का विषय बना हुआ नगर में कि जैसे विपक्षियों के द्वारा आपके जो धर्मपत्नी जी हैं उनके उम्र को लेके और चुनाव संबंधित जो है तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं कि उनकी उम्र कम है, चुनाव लड़ने लायक नहीं है, अभी उम्र नहीं है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि मतलब मेरे विपक्षियों को मेरे धर्मपत्नी के बारे में इतनी जानकारी कहाँ से? बिल्कुल। वो मेरी धर्मपत्नी है भाई। जी। और मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षियों को, जो भी जिनको भी संशय है मेरी धर्मपत्नी की उम्र को लेके या उनकी एलिजिबिलिटी को लेकर कि वो चुनाव लड़ पाएँगी या नहीं लड़ पाएँगी, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, मैं विपक्षियों से अपने सादर अनुरोध करना चाहूँगा कि वो कृपया करके दूसरों की धर्मपत्नियों पे ध्यान देना कम करें और अपनी धर्मपत्नी पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरी धर्मपत्नी की उम्र ऑन पेपर अगर आप देखें तो हमें लगता है कि 31 साल की हैं वो। जी। जी, तो वो एलिजिबल हैं चुनाव लड़ने के। चूँकि नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की जो मिनिमम आयु सीमा रखी गई है वो 30 वर्ष कर दी गई है और मेरी धर्मपत्नी 31 साल की हैं तो वो एलिजिबल है। उसमें कोई संशय नहीं है। जिनको होगा वो, मैं कहूँगा कि वो मैदान में अगर आना चाह रहे हैं या चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट लड़ें। उन्हें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए विपक्षियों को, और दूसरों की धर्मपत्नियों पे तो ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। पता जी। नहीं क्या है, उनको अपनी आदत में सुधार लानी चाहिए। जी। एक इस समय और जो है नगर पंचायत में आपके बेलथराउड में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, एक सूरज गुप्ता नामक फर्जी आईडी से सोशल मीडिया पे एक फेसबुक आईडी बना के और निवर्तमान चेयरमैन के ऊपर और उनके जो सगे संबंधी हैं, जो उनके साथी हैं, तो उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करना, अभद्र बातें लिखना, इस तरीके का जो है चर्चा का विषय बना हुआ है नगर में। और उसका आरोप निवर्तमान चेयरमैन के द्वारा सीधे आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना होगा? अब देखिए, फर्जी आईडीज़ के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं इन सब चीज़ों पे गौर नहीं करता। कभी ना किया है और ना ही आज से नहीं, वर्षों से मेरे ऊपर फर्जी आईडी के माध्यम से तमाम आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। मेरे पर्सनल फिजिकल उसको एक रूप को लेकर भी, या फिर मेरी माँ-बहनों को लेकर भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है फर्जी आईडी के द्वारा। आज से लगभग 3-4 साल पहले से किया जा रहा है। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे गौर कभी करता नहीं हूँ, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देता। अब आप बता रहे हैं कि मेरे मतलब आरोप लगाया जा रहा है मेरे ऊपर, तो ये
बिल्कुल बेबुनियाद है। जी, बिल्कुल ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप ही उस आईडी को चला रहे हैं और आप ही के द्वारा उस आईडी पे जो लिखा जा रहा है, करवाया जा रहा है या संचालित कराया जा रहा है उस आईडी को, तो उसी पे आपसे बात करना चाहते हैं। उस पे क्या लास्ट में कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं और मेरे संस्कार में ये सब चीज़ें नहीं हैं। किसी को अपशब्द लिखना, अगर आप मुझे सही से जानते होंगे या जो लोग मुझे जानते होंगे, मेरे व्यवहार को वो सड़क पे देखे होंगे। ना मैंने आज तक अपने राजनीतिक का जितनी भी सीमा रही है, अवधि रही है, उसमें ना तो मैंने सड़क पे किसी व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, मैंने किसी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया है। और फर्जी आईडी, एक बात ज़रा-सा मैं छोटी-सी बात से कहना चाहूँगा कि जब मुझे 3-4 साल पहले लोग फर्जी आईडियों से माँ-बहन की गालियाँ लिखा करते थे, उस वक़्त जब मैंने फर्जी आईडी का प्रयोग नहीं किया जवाब देने के लिए, तो जब मेरा चुनाव सर पे है, 2 महीने की अवधि बची है, तो मैं क्यों जाऊँगा अपना चुनाव खराब करने के लिए किसी को अपशब्द लिखने? कोई फर्जी आईडी से क्यों करूँगा मैं ऐसा काम? ये सारी चीज़ें मेरे विपक्षियों द्वारा फैलाई जा रही हैं, तो ये गलत है, ये बेबुनियाद हैं और इन सब चीज़ों से मेरा कोई सरोकार नहीं है। इस चीज़ पे आप अपने नगर वासियों को और अपने वोटर हैं जो अपने करीबी लोग हैं, इस बात पे, फर्जी आईडी पे अपने लोगों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि जो भी है, अगर चाहे वो मेरे ऊपर टिप्पणी हो या फिर मेरे विरोधियों पे के ऊपर टिप्पणी हो, पर्सनली किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करना चाहिए। राजनीतिक अगर प्रतिद्वंदिता है तो मुझसे रखिए आप, आपस में जो प्रत्याशी होते हैं उनसे रखिए आप। और कभी भी बातचीत या जो भी प्रतिद्वंदिता चल रही हो वो पर्सनल हो, सॉरी पर्सनल ना हो, मतलब प्रत्याशी कर सकते हैं राजनीतिक रूप में। लेकिन अगर परिवार पे जाना, परिवार के सदस्यों पे जाना या फिर उनके समर्थकों के सदस्यों परिवारों पर जाना, ये बिल्कुल मुझे एक तरीके से बहुत ही क्या बोलते हैं कि गलत काम लगता है और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। जी। चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई हो, किसी भी ना मेरे समर्थक हो ना दूसरे कोई समर्थक हो, किसी को भी इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए फर्जी आईडी के द्वारा। चौथा सवाल आपसे होगा कि आपकी जो धर्मपत्नी जी हैं, जी। वो कभी राजनीति में नहीं रही हैं और चूँकि सामाजिक दूरी थी और समाज में भी नहीं रही हैं, ऐसा कोई सामाजिक कार्य करना चाहिए इस तरीके का। अचानक सीट चेंज होने की वजह से जो है वो मैदान में आ गई हैं और आपके द्वारा उनको उतारा गया है। तो उन पे लोग जो है आपके आपके मेहनत के बाद जो आप जिसके साथ चले हैं, जिसके साथ जो भी उनके कदम से कदम मिला के आप चले हैं और उनका साथ दिए हैं लोगों का, तो वो वोटर आपकी धर्मपत्नी पे किस बेस पे और किस तरीके का विश्वास करके और आपकी धर्मपत्नी को जो है नगर पंचायत अध्यक्ष बनाएँगे? देखिए, इसका तो ऐसे तो जवाब बड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं सीधा-सीधा सीधे शब्दों में, कम शब्दों में यही कहूँगा कि मैं जनता से अपील करूँगा, निवेदन करूँगा। हाँ, मेरी प्रत्याशी जो हैं, चूँकि महिला होने की वजह से नहीं हैं और वो गृहस्थ जीवन में हैं, तो अभी सामाजिक जीवन उन्होंने कभी देखा नहीं है। परंतु मुझे लगता है कि सामाजिक जीवन का सरोकार जो होता है, वो कहीं न कहीं गृहस्थ जीवन से भी जुड़ा होता है। एक घर चलाना मतलब समाज चलाना। तो मेरी धर्मपत्नी घर अच्छा चलाती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है समाज भी अच्छा चला लेंगी। और रही बात वोटरों की, कि वो किस आधार पर वोट करें, किस भरोसे पर वोट करें अगर, तो या किस भरोसे पर मेरी धर्मपत्नी को वो स्वीकार करें बतौर नगर अध्यक्ष, तो मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि सिर्फ़ वो मेरे भरोसे पे रहें। अगर उन्हें मेरा व्यवहार अच्छा लगता हो या मेरे कार्यों को की वो तारीफ़ करते हों, उन्हें मेरे कार्यों पर भरोसा हो, तो एक बार मेरे पे भरोसा रखें। मैंने भी किसी गलत प्रत्याशी का चयन नहीं किया है, मैंने अपनी धर्मपत्नी का चयन किया है, जो कि बेहद हँसमुख हैं और एक पढ़ी-लिखी शिक्षित महिला हैं। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमएससी फर्स्ट डिवीज़न पास किया है और प्लांट साइंस से किया है, जो कि काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट रहा है उनका और काफ़ी लेबोरियस भी रही हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। तो मुझे लगता है कि मेरी जो मतलब सोच है, वो कहीं न कहीं उसको अमली जामा पहनाने का वो पूरा प्रयत्न करेंगी, इसलिए मैंने उन्हें प्रत्याशी भी घोषित किया है। एक सवाल लास्ट में और आपसे है, ये क्या अगर जो आपकी धर्मपत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष हो जाती हैं, यहाँ की चेयरमैन चुनी जाती हैं, तो जैसे सुनने में आता है कि ग्राम पंचायतें हो गई चाहे और की अपनी महिला को जो है महिला जीत जाती है तो वो कठपुतली के तरीके से उसको जो है अपना केवल एक कोरम पूरा करने के लिए, चूँकि उसका जो प्रतिनिधि होता है
जी, तो उसको वो अपने कुर्सी पे भी नहीं बैठने दिया जाता है। प्रतिनिधि उसका काम करता है, उसका साइन करता है, जो भी सारा काम होता है तो उसका या तो पति हो गया या तो जो प्रतिनिधि हो गया। तो प्रतिनिधि का मतलब होता है कि जैसे लोग अक्सर पति होता है वही कार्यभार संभालता है। तो इस तरीके से आप की जो पत्नी अगर जो नगर पंचायत अध्यक्ष होती हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं और वो कैसे जो है नगर पंचायत को अपने संभालेंगी और अपनी कुर्सी पे खुद बैठेंगी या प्रतिनिधित्व तो दूसरा कोई उनकी कुर्सी पे बैठ के करेगा? नहीं, ये सवाल काफ़ी मतलब अच्छा किया। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक इस सवाल को करे मेरे से। आपने कर दिया, बड़ा अच्छा लगा। मैं आप लोगों को मतलब मैं लोगों को आपके माध्यम से ये सूचना देना चाहता हूँ कि जैसा लोग समझ रहे हैं कि महिला प्रत्याशी हो जाने के बाद पति हुआ या बेटा हुआ, अपनी माँ को या अपनी धर्मपत्नी को लोग अपने एक कठपुतली की तरह प्रयोग करके उनका सिर्फ़ कागज़ी नाम रखते हैं, बाकी कुर्सी पे वो स्वयं बैठते हैं। तो उस क्रम में मैं सबका भ्रम तोड़ते हुए हम लोगों ने एक फ़ैसला किया है, हमारी पूरी सहयोगी टीम ने मिलकर फ़ैसला किया है कि हम लोग अपनी जो धर्मपत्नी है मेरी, जिनको हम लोग चुनाव आज लड़ा रहे हैं और हम लोग जिताने का प्रयत्न कर रहे हैं, जब वो आप लोग के आशीर्वाद से उस जगह पहुँचेंगी तो वही 5 साल का कार्यकाल पूरी अपने अपने तरीके से और अपने अपने विवेक से देखेंगी। हम सिर्फ़ एक तरीके से देखा जाए तो मैं उनके एक सहायक के रूप में बाहर से मदद करूँगा, एक पति के रूप में मदद करूँगा और जनता के साथ खड़ा रहूँगा हमेशा। अगर कल को लगेगा मुझे कि नहीं, मेरी पत्नी चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ के कुछ गलत कर रही हैं या किसी जनता के साथ या किसी पीड़ित के साथ अन्याय किया जा रहा है, तो मैं उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलूँगा और उन्हें समझाऊँगा पहले तो, नहीं मानेंगी तो मैं मोर्चा खोलूँगा। और मेरी पत्नी कभी भी कठपुतली की तरह नहीं रहेगी। वो पढ़ी-लिखी है और मुझे लगता है कि उसको आज़ादी मिलनी चाहिए इन सब चीज़ों की। एक और हम लोगों ने सोच रख बनाई हुई है कि जब हम पुरुष होते हैं ना किसी पद पे, तो महिलाएँ हमसे बात करने में झिझक महसूस करती हैं। जैसे उन्हें अगर किसी आवास योजना का लाभ लेना है, गरीब महिला है या फिर कोई यंग महिला है और उनके पति बाहर रहते हैं, दूसरे शहर रहते हैं, तो वो अपनी पत्नी को चेयरमैन के पास नहीं भेजना चाहते हैं। क्योंकि पुरुष जब होता है तब की मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं भेजना चाहते हैं, झिझक महसूस करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर वही चेयरमैन महिला हो तो कैसा लगेगा? अगर वो कुर्सी पे महिला बैठी हो बतौर चेयरमैन, तो वो पुरुष भी संशय नहीं रहेगा उसको और वो अपनी पत्नी को बेझिझक कहेगा कि नहीं, आप जाके अपना काम करा लो। तो इसी क्रम में हम लोग ने ये फैसला किया है कि हमारी धर्मपत्नी ही 5 साल उस चेयर पे विराजमान रहेंगी, अगर आप लोग का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद मिले तो। और उस चेयर पे मैं कभी नहीं बैठूँगा, जी। क्योंकि महिला महिला सीट हुआ है तो ये उनका अधिकार है और मैं उस अधिकार को कभी नहीं छीन सकता। वो स्वयं जी, बैठेंगी, चूँकि कठपुतली नहीं होंगी जी, कभी। चूँकि ये महिला का अधिकार होता है, सरकार महिला को बराबर अधिकार दे रही है, तो अधिकार कहीं न कहीं अगर जो बराबर अधिकार मिल रहा है, तो उसका जो भी उसका काम है, जो पद उसको मिल रहा है, जनता दे रही है, तो मेरे समझ से जनता उसको अगर जो पद दे रही है, तो अपना काम वो स्वयं करे, मेरा मानना है। पढ़ी-लिखी भी हैं, वो कर जी, सकती हैं, उनके पास खुद का विवेक भी है अच्छा, हँसमुख भी हैं और इमोशनल भी हैं। मुझे लगता है कि जो गरीब महिलाएँ जिनके साथ न्याय नहीं हो पाता, जिनको आवास नहीं मिल पाता, जिनको विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाता और हम जैसे पुरुष होते हैं, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं कामों का, गरीबों के कामों का। तो मुझे लगता है एक औरत ज़्यादा बेहतर तरीके से इमोशनली उनसे जुड़ सकेगी, अटैच हो सकेगी और उनके काम को सीरियसली लेते हुए आगे प्रोसेस में डाल सकेगी उस काम को। तो मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा कि वो कठपुतली ना बन के खुद से उस कुर्सी को कंट्रोल करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मुझे। हाँ, जहाँ-जहाँ उसको लगेगी कि अनुभव की कमी है, ज़रूरत है मेरी उसे, तो मैं पूरी मदद करूँगा उसका, पूरा सहायता करूँगा, पूरा सहयोग रहेगा। कठपुतली या डमी कैंडिडेट के तरीके से मैं कभी भी अपने महिला प्रत्याशी को घोषित नहीं कर सकता। जी। और आगे क्या तैयारी होगी आपकी अगर धर्मपत्नी चेयरमैन हो जाती हैं, तो नगर पंचायत अध्यक्ष हो जाती हैं, जी। तो आप जो है इस शहर को किस तरीके का बनाएँगे और आपका प्लान क्या होगा? कुछ जितना प्लान हो लगभग-लगभग कुछ ना कुछ आपके अब दिमाग में चूँकि चल रहा होगा जी, तो जी, बताइए? मेरी मेरी पत्नी है वो, तो हम दोनों को मिलके काम करना होगा जी, और मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। जी, अगर जनता का प्यार मिलता है तो हम लोग काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। हमारी एक स्मार्ट सोच है, मैं चाहता हूँ कि बेलथरा रोड को स्मार्ट टाउन में तब्दील करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। जी, बेलथरा रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मैं स्मार्ट सोच रखता हूँ और मेरी पत्नी चूँकि प्लांट साइंस से पढ़ाई की हुई है एमएससी, तो उनको हरियाली बड़ा पसंद है। ग्रीनरी उन्हें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो ग्रीन बेलथरा पे काम कर सकेंगी। तो अच्छा रहेगा कि हम स्मार्ट बेलथरा पे काम करें और वो ग्रीन बेलथरा पे काम करें।
तो हमारा बेलतरा स्मार्ट भी होगा और हरियाली युक्त होगा। ये बेहतर मुझे लगता है कि ये संयोग अच्छा है। जी। महिला सीट होने के बाद हम दोनों मिलके काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे और स्मार्ट बेलतरा और ग्रीन बेलतरा के नींव के लिए हम लोग काम करेंगे। जी, लास्ट में एक बात और आप अपने जो है नगर पंचायत के वोटर हैं, जो भी लोग हैं, तो उनके लिए नगर पंचायत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नगर पंचायत से मैं बस पूरे नगर पंचायत की जनता से विनम्र अपील करूँगा, निवेदन करूँगा कि इस बार परिवर्तन की तरफ आप रुख करें। क्योंकि परिवर्तन एक ऐसी चीज़ होती है जो बेहतर से बेहतर चीज़ों को प्रदर्शित करती है। कभी भी आप देखिएगा, पिता से जब ज़िम्मेदारी परिवर्तित होके बच्चे की तरफ जाती है, तो चीज़ें बेहतर होती हैं। बड़े भाई से जब चीज़ें परिवर्तित होके समय के बाद छोटे भाई की तरफ जाती हैं, तो भी चीज़ें बेहतर होती हैं। तो आप अक्सर देखेंगे कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं परिवर्तन के साथ-साथ। तो मैं निवेदन करूँगा कि पूरी जनता जो है इकट्ठा होकर परिवर्तन की तरफ रुख करे और इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर मेरी धर्मपत्नी जिनका नाम भावना नारायण है, उन्हें विराजमान कराएँ, उन्हें आशीर्वाद दें अपना ताकि वो हम मेरी स्मार्ट सोच और उनकी ग्रीनरी वाली सोच पे हम लोग मिलकर एक स्मार्ट बेलतरा और ग्रीन बेलतरा की नींव रख सकें। जी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जैसे दर्शकों मैं आपको बता दूँ कि ये थे जो प्रवीण नारायण गुप्त जी, और इनका क्या प्लान है और नगरवासियों के लिए इनकी क्या सोच है। तो ये अपना जो है विचार था वो मेरे चैनल के माध्यम से आपको रखें, और आपको जो है जो भी था अपना ये बताएँ। तो ये मेरे चैनल पे दर्शकों, आप जो है इतना टाइम देने के लिए और अंत तक वीडियो देखने के लिए मेरे दर्शकों को जो है मेरे चैनल की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।